तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि एक बेस ग्राउंड में खड़ा हुआ होता है वो अपने एक पैर से अपनी दूसरी टांग को खुजाता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई शख्स आ रहा होता है जिसे देखते ही वो कहता है कि माय लॉर्ड आप आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने उस डिवाइन एजेंट को ढूंढ निकाला है और उसके अलावा मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज मिली है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब विस्पर वहां पर आता है तो वो कहता है कि बहुत खूब, तुमने अपने खेलने के लिए एक और पत्ता निकाल लिया है। उस लड़के ने ये चूज करके बहुत ही बड़ी गलती की है, उसे हमारे चर्च को चूज करना चाहिए था। अब क्योंकि उसने गलत साइड को चूज कर लिया है तो अब उसकी वजह से इस माउंटेन में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, एक भी सोल यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। वो सारे लोग जिन्हें तुम चाहते हो या फिर जिनकी तुम परवाह करते हो उन्हें एक एक करके मार दिया जाएगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाइली टोंगमिंग वो चेनशिंग को लेकर बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है, मगर वो लड़का बार बार अपने मरने की बातें कर रहा होता है जिस पर बाइली टोंगमिंग को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। ये कहकर वो उसे नीचे उतार देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना याओगुआंग टेलीपोर्टेशन वो पहले ही यूज कर लिया है ताकि मैं तुम्हारे दोस्तों को और उस छोटी बच्ची को वापस माउंटेन तक पहुंचा सकूं। अब यहाँ पर नीचे बैठो और आराम करो। मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें लेकर भाग रहा हूँ जिससे मेरी अब पीठ दुखने लगी है और तुम इतने एहसान फरामोश हो। तुम्हें इतना ज्यादा सिक्योर करने के बावजूद भी तुम्हारे मुंह से बस यही बकवास निकल रही है कि मैं मरना चाहता हूँ। मगर किंग शेन उसे देखता है और फिर कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे किसी म्यूजियम में दफनाना नहीं, ना ही मेरी बॉडी को आग लगाना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी को पानी में फेंक देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी वापस से उस कैंप के अंदर चली जाए जहां पर वॉच नाइट सारे के सारे मुझे मरता हुआ देखें। मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया इसलिए मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ये सुनकर बाइली उसे फिर से समझाता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक बैड लक की वजह से हुआ है। इतने में अचानक उसे अपने पीछे से कोई वेपन आता दिखाई देता है तो वो एक शील्ड के जरिए उस वेपन को रोक लेता है और फिर उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वहां पर कोई शख्स है। वो किंग शेन से कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मगर अचानक से बहुत सारे मिरर स्टोन्स वो तेजी से किंग शेन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखते ही बाइली अपनी शील्ड के जरिए उन सारे के सारे स्टोन्स को रोक लेता है, मगर वहां पे मौजूद एक वॉरियर भी होता है जो कि मौके का फायदा उठाते ही किंग शेन पर हमला कर देता है, मगर बाइली अपनी स्पिरिचुअल रोप के जरिए उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। ये देखते ही वो वॉरियर अपना नाइफ निकालता है और उस रोप को काटने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ बाइली एक दूसरी रोप के जरिए उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। ये देखकर वो वॉरियर फिर बाइली को अपनी तरफ खींचकर जोर से लात मारता है तो बाइली फौरन से याओगुआन ट्रेजर को समन कर लेता है तो वो उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद वो वन स्वॉर्ड 3000 टेक्निक को यूज करता है तो उसकी सिंगल स्वॉर्ड 3000 स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखते ही उसका ओपोनेंट वो फौरन से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है और उन सारी के सारे स्वॉर्ड्स को उस टोर्नेडो के जरिए होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर बाइली की 3000 स्वॉर्ड टेक्निक वो इतनी खतरनाक होती है कि वो बहुत ही आसानी से उस वॉरियर पर भारी पड़ जाती है। और जैसे ही वो टोर्नेडो खत्म होता है तो बाइली ऊपर से आते ही एक जोरदार स्वॉर्ड अटैक करते ही उस वॉरियर को पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो वॉरियर यहाँ पर अपनी अर्थ टेक्निक को यूज करते हुए बहुत सारे अर्थ स्टोन्स उठा लेता है और उनके जरिए अटैक करने ही वाला था कि अचानक से पीछे से एक स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है जिससे उस वॉरियर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और हमें दिखाया जाता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किंग शेन ने किया था। वो खड़ा होकर कहता है कि अगर मैं किसी तरह जिंदा बच गया तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे इविल चर्च के हर एक बंदे को मैं चुन चुन कर बहुत ही बुरी मौत दूंगा ताकि मैं अपने दोस्त का बदला ले सकूं, तुम्हें पता चले कि तुम लोगों ने किसे मारा है। इतने में बाइली देखता है कि वहां पर कुछ और लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि लगता है कि एंशिएंट चर्च का वो वॉरियर हार गया है, कितनी शर्म की बात है। इतना कहते ही वो बाइली पर अपनी सोर्ड के साथ जैसे अटैक करता है तो यहाँ पर लिनफी भी आ पहुंचता है और वो आते साथ ही अपनी सोर्ड के साथ उन वॉरियर को काउंटर करते हुए अपने ओरा से उन्हें वापस पीछे धकेल देता है। उसे वहां पर देखकर बाइली टोंगमिंग की भी जान में जान आती है और लिनफी उसे कहता है कि अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद ही इन्हें हैंडल करूंगा। मैंने ऑलरेडी पहले वाले लोगों को क्लियर कर दिया है। ये कहने के बाद वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उन वॉरियर्स पर भी अपनी सोर्ड अटैक करना शुरू कर देता है और वो लोग लिनफी से कह रहे होते हैं कि तुम जितनी ज्यादा बेवकूफियां करोगे तुम्हारे दोस्तों के लिए मुसीबतें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। मगर लिनफी उनके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि उम्मीद है तुमने अपने आखिरी अल्फाज कह दिए होंगे। ये कहने के साथ वो
एक सोड अटैक के साथ उसका सर धड़ से अलग कर देता है और दूसरे वॉरियर पर भी जाकर इसी तरह झपटता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। और वो लोग यहाँ पर किंग शेन की हालत देखते हैं कि उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है और वो अब बेहोश हो चुका था। ये देखकर बाई ली टोंगमिंग वो अपना एक प्रोटेक्टिव ट्रेजर उसके हवाले कर देता है और उसके गले में डालकर वो कहता है कि ये ट्रेजर मेरी फैमिली का सीक्रेट ट्रेजर है, ये बचपन से ही मेरे पास मौजूद है, ये इसे बहुत ही आसानी से प्रोटेक्ट भी करेगा और उसे मरने से बचाएगा, यहाँ तक कि इसके ऊपर किसी तरह का घोस्ट या सोल अटैक होने से भी इसे प्रोटेक्ट करेगा। वो लिनफी से कहता है कि फिलहाल तो ये बिल्कुल सिक्योर है, मगर जहां तक बात मेरी है तो मेरा ट्रेजर अब इसके पास है, तो इसलिए अब मैं कितनी देर तक सरवाइव करता हूँ इस चीज की कोई गारंटी नहीं। मगर लिनफी से कहता है कि तुम फौरन से किंग शेन को लेकर माउंटेन से नीचे चले जाओ। ये कहने की देर थी कि बाई ली टोंगमिंग फौरन से अपने उन ट्रेजर्स के जरिए एक स्केट बोर्ड को समन करता है जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड से उन लोगों को वहां से निकाल सकती है। और लिनफी कहता है तुम लोगों को मेरे बगैर ही जाना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ और मेहमान आए हुए हैं, तुम्हें इसे अकेले ही ले जाना होगा और बाकी की सारी प्रॉब्लम्स मैं खुद से यहाँ पे हैंडल करूंगा। ये कहने के बाद वो वहां मौजूद झाड़ियों की तरफ देखता है तो वहां पे एक शख्स छुपा हुआ बैठा था और वो लिनफी के बोलने पर फौरन से वहां से बाहर निकल आता है और कहता है कि अच्छा तो तुम जानते थे कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, तुम्हें ये बात तो अच्छी तरह से मालूम होगी ना कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मगर बाई ली कहता है इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हें बहका रहा है। मगर एविल चर्च का वो वॉरियर कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ हमें ज्वाइन कर लो, हमें ज्वाइन करने के बाद ये सारा खून खराबा यहीं पे ही खत्म हो जाएगा और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ रोक सकते हो, पर लगता है कि शायद तुम्हें अपने दोस्तों की कोई परवाह नहीं, इसीलिए तुम उनके लिए अपना माइंड चेंज करने के लिए भी तैयार नहीं हो। लगता है तुम्हारे सारे दोस्त वो बुज़दिल है, तुम हमेशा से ही उन्हें बचाते रहते हो जबकि वो लोग खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर लिनफी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बाइली से कहता है कि तुम्हारा ये स्केटबोर्ड कितनी तेजी से जा सकता है, तो बाइली उसे बताता है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि सीरियलम का कल्टीवेटर भी इसके साथ रेस नहीं लगा सकता। जिस पर लिनफी कहता है ठीक है तो फिर अभी से ही यहाँ से जाओ। ये कहते ही वो उसे वहां से भगा देता है और उसके वहां से जाने के बाद लिनफी अपनी सोड निकालता है और एक फास्ट अटैक करते ही पलक झपकने के साथ ही उस वॉरियर का गला काट कर उसे खत्म कर देता है और फौरन से मोमो को समन करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त की जाकर प्रोटेक्शन कर, उसे सेफली माउंटेन तक पहुंचा देना। और फिर वो एविल चर्च के बारे में कहता है कि एविल चर्च ने पूरे के पूरे माउंटेन को ही अपने कब्जे में ले लिया है। अगर हम लोगों को सब लोगों को सेफली यहाँ से बाहर निकालना है तो पहले हमें इन एविल वॉरियर्स का सफाया करना होगा, उसके बाद ही सब लोगों को सिक्योरली यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये सारा का सारा डिजास्टर मेरी वजह से ही आया हुआ है, तो इसलिए इसे मुझे ही रिजॉल्व करना होगा। इतना कहने के बाद हमें उसके अजाइलम ऑफ गॉड में उन गॉड्स को दिखाया जाता है और यहाँ पर लिनफी वो उन लोगों के बारे में सोच रहा होता है कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ में नहीं डालना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और मारा जाए। ये सब कुछ चाहे जिसने भी किया हो, चाहे वो एविल चर्च का कोई गॉड ही क्यों ना हो, इसके लिए उसे भरपाई करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद वो अपनी नाइट पावर को यूज करते हुए पूरे के पूरे एरिया को स्कैन करना शुरू कर देता है कि कहां कहां एविल चर्च के लोग मौजूद हैं। अगला सीन हमें जिनान माउंटेन के एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहां पर एविल चर्च के दो लोग मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि जरा देखो तो सही, शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है, तुम्हें मारना सच में हमारे लिए एक अचीवमेंट की तरह है। उम्मीद है कि लॉर्ड इसे मारने पर हमसे बहुत ज्यादा खुश होगा। मगर अचानक से पलक झपकते ही लिनफी अपनी सोड उसके गर्दन के बिल्कुल पास ले आया था, मगर उसके बराबर में मौजूद वॉरियर उस सोड को रोक लेता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी स्टील की बनी होती है। और वो लिनफी से कहता है कि तुम्हारे अंदर सब्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, तुम्हें तो बहुत जल्दी लगी हुई है। इतना कहते ही वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और लिनफी पर एक जोरदार पंच मारता है तो लिनफी उस अटैक को ब्लॉक करते हुए वहां से पीछे हट जाता है और देखता है कि वो वॉरियर सीधा उसी की तरफ आ रहा है। तो फौरन से लिनफी यहाँ पर अपनी अम्ब्रेल क्रोजन टेक्निक को यूज करते हुए फौरन से उस वॉरियर के पीछे जा पहुंचता है और अपनी सोड जैसे उसकी गर्दन पर मारता है तो लिनफी की अपनी सोड ही टूट जाती है क्योंकि वो स्टील बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए उसे अपनी सोड के साथ मारना लिनफी के बस की बात ही नहीं थी। और ऊपर से हमें वहां पर छोटे छोटे मिरर स्टोन्स दिखाई देते हैं जो कि लिनफी की तरफ आ रहे होते हैं और वो एक वेव की तरह उसके पास से होकर गुजर जाते हैं और जिस चीज से भी टकराते हैं उसे काट कर रख देते हैं। और लिनफी के बारे में फिर वो व्हाइट हेयर वाला वॉरियर कहता है कि सच में गॉड डिवाइन एजेंट वो इतना भी इजी नहीं है, तुम्हें मारकर सच में बहुत
मजा आने वाला है। इतना कहने के बाद वो वॉरियर फौरन से उन्हीं छोटे छोटे मिरर्स के जरिए उस पर दोबारा से अटैक करता है। तो लिनफी यहाँ पर अपने उसी मैजिकल क्यूब को समन कर लेता है और कहता है कि पहले जरा इस मेटल बॉडी को अंडरग्राउंड लेकर जाओ, मैं दूसरे वाले को हैंडल करता हूँ। इतना कहने की देर थी कि अचानक से वो क्यूब उस वॉरियर को फौरन से अंडरग्राउंड लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ से लिनफी अपने आप को उस दूसरे वॉरियर के अटैक से बचा रहा होता है और उसके अटैक को डॉज करने के बाद वो उसे अपने आप से दूर हटाकर कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इनके साथ लड़ता रहूं। ये कहने की देर थी कि वो अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ाते हुए पलक झपकते ही उस व्हाइट हेयर वाले वॉरियर का काम तमाम कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो दूसरा स्टील वॉरियर उस जमीन को फाड़ कर निकलने लगता है, मगर लिनफी अपनी सोट के साथ उसको वहीं खत्म कर देता है और उसका हाथ भी काट देता है। इस तरह वो उन दो वॉरियर्स को भी ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद वो अब अगले शिकार की तलाश में निकलता है और कहता है कि क्योंकि ये सब के सब लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं तो इसलिए अब मैं खुद ही इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। जिनन माउंटेन के फुट एरिया की तरफ जाता है और वहां पर उसे कुछ और वॉरियर्स दिखाई देते हैं, जिस पर वो सारे इविल चर्च के वॉरियर हैरान होते हैं कि ये तो बिल्कुल अकेला लड़ने के लिए आया है। लिनफी हर एक जगह पर जा रहा होता है और इविल चर्च के लोगों को खुद से ही चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। उसे सब लोगों की लोकेशन के बारे में अच्छी तरह से मालूम था कि कौन सा शख्स कहां पर मौजूद है, क्योंकि जब भी रात होती है तो रात की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ नाइट उसकी पावर्स लिनफी के पास आ जाती हैं और लिनफी रात के टाइम पर एक गॉड बन जाता है और कोई भी इस टाइम पर उससे मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे उस वॉरियर का कल्टीवेशन लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो। रात है तो समझो बात है और रात गई तो समझो बात गई। लिनफी ने अपने सामने मौजूद एक एक वॉरियर को अपने सोडा डेक के साथ मार मार कर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर रखा होता है और फिर जो दूसरे वॉरियर्स एक साथ ही उस पर झपटने की कोशिश करते हैं तो वो भी कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा वहां पर लीफ स्टॉर्म्स क्रिएट कर रहा था वो भी लिनफी के हाथों मारा गया था। यहाँ तक कि लिनफी किसी पर कोई तरस नहीं खा रहा था और एक के बाद एक लाशें गिरती जा रही होती हैं और एविल चर्च के जितने भी लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं और पूरा का पूरा माउंटेन ही क्लियर हो चुका होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि लिनफी के पीछे मौजूद था और वो अकेला विस्पर होता है और लिनफी उससे कहता है तुमने जो कुछ क्रिएट किया है आज वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल रहा है, जबकि विस्पर उससे कहता है कि लिनफी मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद अचानक हमें दिखाया जाता है कि विस्पर अपनी सोल के साथ एक और वॉरियर की बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव करके पूरी तरह से उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। और वो बंदा जब यहाँ पर बाइली टोंगमिंग के सामने खड़ा होता है तो बाइली कहता है कि इसे तो पहले ही लिनफी ने मार दिया था ना, कहीं ये बंदा कोई घोस्ट तो नहीं है। ये कहने के बाद अचानक हम देखते हैं मोमो अपने वेपन्स बाहर निकालते ही फौरन से विस्पर की उस न्यू बॉडी पर हमला कर देता है, मगर विस्पर अपनी न्यू पावर्स के साथ यहाँ पर मोमो की उस पावरफुल बॉडी की भी धज्जियां उड़ाकर रख देता है और उसे रेत में कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर बाइली टोंगमिंग काफी ज्यादा डर गया था और जैसे ही विस्पर बाइली पर हमला करता है तो जब यहाँ पर दोबारा से लिनफी आ पहुंचता है उसे देखकर विस्पर कहता है कि तुम सच में काफी लाजवाब हो, तुमने जिनान माउंटेन का सफर इतनी तेजी से कर लिया और तुम यहाँ पर इतनी जल्दी पहुंच गए। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है उसके फोरहेड पर एक फॉर्मेशन ओपन होती है और वो दोबारा से उस बॉडी को अपनी रियल बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, मगर लिनफी उससे कहता है कि तुम्हें जो भी मुझसे दुश्मनी है वो दुश्मनी सिर्फ मुझसे निकालो, मेरे दोस्तों पर अटैक मत करो। ये सुनकर विस्पर कहता है अच्छा तुम पर सारी दुश्मनी निकालो, चलो तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हें पहले किसी और जगह ले चलते हैं। ये कहने के बाद वो वहां पर अपनी इल्यूजन टेक्निक को यूज करते हुए उन लोगों को फौरन से एक और सीक्रेट रियलम में ले आता है। ये सीक्रेट रियलम असल में वही पहले वाला अर्थ डोमेन था जहां पर सबसे पहले हम लोगों ने एक बंदे को पैर खुजाते हुए देखा था। वो लोग फौरन से उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने खड़े रहने के लिए एक जगह बना लेते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर तो बहुत ही ज्यादा लावा बह रहा है, मगर उस लावा के बीचों बीच कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जिसे उस लावा के ऊपर पकड़कर रखा गया है और वहां पे मौजूद एक इविल चर्च का वॉरियर होता है जो कि असल में उस चीज की निगरानी कर रहा था। मगर यहाँ पर लिनफी के आते ही वो कहता है कि तो फाइनली तुम लोग आ ही गए। ये कहते ही वो अपने मुंह से कपड़ा हटा देता है और हमें पता चलता है कि उसके मुंह पर काफी ज्यादा टांके लगे हुए होते हैं और इसका नाम टियान ये है और ये भी इविल चर्च का बिलीवर है और इसके पास 14 सीट सीरियलम कल्टीवेशन है और वो वहां पर किसी और से कह रहा होता है कि तुम अपनी सोल बाइंडिंग टेक्निक को इनके साथ यूज कर सकते हो पर मेरे मेहमानों को जरा तकलीफ मत पहुंचाना। इतना कहने के बाद हमें यहाँ पर
विस्पर को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आता है और वो आते साथ ही लिन्फी से कहता है कि अभी जिस बंदे की तुमने बात सुनी है वो भी 14 सीट सी कल्टीवेटर है और मैं तुम्हें अपने गैंग में इनवाइट करता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर लिन्फी कह रहा होता है कि अच्छा तो यहाँ पर 2 सीरियलम कल्टीवेटर से, मगर वो जो चीज है वो ऐसी फील हो रही है कि इन कल्टीवेटर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जबकि हम लोग यहाँ पर टियानये को देखते हैं, वो उन लोगों से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग मेरे साथ कोई बात नहीं करोगे। इतना कहने के बाद वो अचानक से एक किस्म की घोस्ट पावर यूज करते हुए उस अर्थ कोर के ऊपर वो सारी एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मेरा ये अल्टीमेट कल्टीवेशन वेपन पूरी तरह से तैयार है। उस अर्थ कोर के हिलने की वजह से ऊपर माउंटेन पर भी अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है और सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उस अर्थक्वेक की वजह से वो पूरी जगह हिलना शुरू हो गई थी। और लिन्फी कहता है कि उस कोर के अंदर जो भी एनर्जी मौजूद है अगर वो एक मर्तबा रिलीज हो गई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। वो विस्पर से कहता है मैं समझ गया हूँ, तुम पूरे के पूरे माउंटेन को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। जिस पर विस्पर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है, अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ साथ माउंटेन में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे तुम्हारे साथ ही ऊपर जाएंगे, पर अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, तुम फौरन से हमारे साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ये सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैंने इन लोगों के साथ कर रखा है। मैं तुम्हें ये आखिरी मर्तबा ऑफर दे रहा हूँ, इसके बाद कोई ऑफर नहीं मिलेगी। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट का सुनकर लिन्फी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। तो विस्पर उसे बताता है कि मैं एविल चर्च के 3 गॉड्स में से एक हूँ और मेरे अंदर जो ये एब्सोल्यूट पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की वजह से है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरा एक क्लोन वो भी सेम मेरे ही बराबर की कल्टीवेशन रियलम के साथ कहीं और मौजूद है। मैं इस वक्त यहाँ पर तुम्हारे सामने मौजूद हूँ और मैं इस वक्त सेम टाइम पर कहीं और भी मौजूद हूँ। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि दोनों की दोनों बॉडीज वो मेरी रियल बॉडीज की एक प्रोजेक्शन है। यूं समझ लो वो सिर्फ क्लोन बॉडीज है, जबकि मेरी रियल बॉडी वो नाइट वॉच सेकंड टीम के साथ फाइट करने के टाइम पर थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी, मगर उसके बावजूद भी तुम देख पा रहे हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मैं न सिर्फ अपने क्लोन्स बना सकता हूँ बल्कि अपने क्लोन्स को इक्वल पावर्स भी दे सकता हूँ जो कि मेरी रियल बॉडी की पावर के बराबर होती है। और ये पावर मेरी रियल बॉडी की फर्स्ट एब्सोल्यूट पावर है। और जहां तक बात दूसरे मेथड की है तो वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये मुझे असल में गॉडेस हेला ने एक गिफ्ट के तौर पर दिया था। एक मर्तबा मैं ये सील मार्क किसी की बॉडी पर लगा दूं तो उसकी सोल वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। इतना कहने के बाद वो एक वॉरियर को कंट्रोल करते हुए उसे लावा के बीच में ले जाता है और वो वॉरियर अपने आप ही उस लावा को उठाकर अपने ही मुंह पर डाल देता है, जिससे उसकी बॉडी उस लावा की वजह से जलती है और वो खुद भी उस लावा में गिर पड़ता है। और विस्पर कहता है कि मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बाद सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे पालतू कुत्ते बन जाओगे। तो बताओ क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है। तो बाइली कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिस पर विस्पर कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम लोगों को थोड़ा सा टफ टाइम मिलने वाला है। ये कहने के बाद अचानक से वो वॉरियर्स लिन्फी पर हमला करने के लिए जाते हैं तो लिन्फी भी अपनी सोर्ड निकालकर उन लोगों के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उन्हें दूसरी तरफ धकेलता है, मगर जैसे ही वो नीचे आता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो सारे वॉरियर उसे डॉज करने के बाद बाइली और किंगशन तक पहुंच गए थे। जबकि यहाँ पर विस्पर वो लिन्फी पर हमला करते हुए कहता है कि देखते हैं कि गॉड एजेंट में कितनी पावर है। लिन्फी जैसे उस अटैक को रोकता है तो वो स्पिरिचुअल अटैक लिन्फी को चारों तरफ से कवर करके उसके हाथ पैर बांध देता है और लिन्फी से कहता है कि तुम्हें मारने से पहले क्यों ना मैं एक मर्तबा तुम्हारी बॉडी के अंदर झांक कर देखूं तो सही के तुम्हें किस तरह डिवाइन एजेंट बनाया गया है। तुम्हारी सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक मर्तबा देख लूं तो मैं तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में जान जाऊंगा। ये सुनकर लिन्फी कहता है कि क्या तुम मेरी सोल के अंदर जाने वाले हो। तो विस्पर कहता है हाँ ऐसा ही करूंगा मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारी सोल वो मेरी गुलाम होगी। लिन्फी के दोस्त काफी खतरे में होते हैं मगर उसके बावजूद भी लिन्फी कहता है कि अगर वाकई में तुम मेरी सोल में जाने वाले हो तो फिर इसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। मगर विस्पर कहता है हाँ तो चलो इसे भी ट्राई करके देखते हैं। ये कहने के साथ वो लिन्फी के सोल में जाता है तो वो वहां पर उसके सीक्रेट रियलम में जा पहुंचता है जहां वो देखता है कि हर तरफ अंधेरा है और उसके सामने एक बिल्डिंग मौजूद है, जिस पर वो काफी सरप्राइज होता है कि इसकी सोल के डीप में ये बिल्डिंग क्यों है और ये जगह
इतनी अजीब सी क्यों है। इतने में अचानक उसे ऊपर लिनफी दिखाई देता है और लिनफी उससे कहता है कि चलो ऊपर आ जाओ। ये कहने के बाद वो विस्पर की बॉडी को खींचकर ऊपर की तरफ ले आता है, जिस पर खुद विस्पर भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर तो वो खुद अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मगर वो ऊपर देखता है तो उसे ऊपर कुछ गॉड्स के नाम नजर आते हैं, जिस पर उसे पता चलता है कि वो जगह असल में गॉड अजाइलम है, यानी कि गॉड्स का मेंटल हॉस्पिटल। और जैसे उसके सामने मौजूद वो दरवाजा खुलता है तो उसे दिखाई देता है कि लिनफी एक डॉक्टर के रूप में उसके सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पर अब उसे समझ में आने लगा था कि उसने सोल में अंदर जाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वो कहता है मैं फौरन से अपना माइंड चेंज कर चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मगर जैसे ही वो पलटता है तो लिनफी उसके पीछे खड़ा हुआ होता है और उसे जोर से किक मारते हुए कहता है कि चलो अंदर। तो विस्पर जोर से वापस अंदर आकर गिरता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर आ पहुंचता है और उसके कपड़े भी चेंज हो चुके होते हैं। उस जगह को देखकर विस्पर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की जगह है। मगर हमें वहां पर उसी छोटे स्पाइडर बॉय को दिखाया जाता है। वो विस्पर से कहता है कि क्या तुम भी एक चाइल्ड लेबर हो जिसे हमारे मास्टर ने अपनी ट्रिक्स में फंसा कर यहाँ पहुंचा दिया है। ये कहकर वो अपनी बास्केट उसके हाथ में थमा देता है और दूसरी तरफ से लिनफी का दोस्त वो विस्पर के सर पे डंडा मारते हुए कहता है कि लिनफी की चॉइस सच में बिल्कुल घटिया है। वो विस्पर से कहता है कि सुनो दोस्त, आज से टॉयलेट साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हें यहाँ पर हर एक से अच्छी तरह से बिहेव करना होगा और अपनी जॉब अच्छी तरह से करनी होगी, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। पर यहाँ अचानक से गॉडेस ऑफ नाइट विस्पर को उसके असली नाम से पुकारते हुए कहती है अर्न्यू, चलो मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनाए हैं, उम्मीद है कि ये तुम्हें पसंद आएंगे। तो यहाँ पर विस्पर अभी भी गॉडेस ऑफ नाइट को पहचान नहीं पाया था कि वो गॉडेस ऑफ नाइट है, मगर वो इस बात पर हैरान होता है कि इस लेडी को मेरा असली नाम कैसे पता चला। इतने में वो अपने फ्लैशबैक में अपनी पुरानी लाइफ को देखता है जहाँ पर वो अपनी भैंसे चराया करता था और फिर लिनफी उससे कहता है कि मेरे इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में तुम्हारा वेलकम है। लिनफी को वहां पर देखते ही विस्पर को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से अपनी सोर्ड जनरेट करके लिनफी पर हमला करता है। तो लिनफी फौरन से अपनी आइस के जरिए उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है और उसी की सोर्ड उसी के ही हाथों से उसकी अपनी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे विस्पर को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और लिनफी उससे कहता है कि मेरे सीक्रेट रियलम में तुम मुझ पर ही हमला करने की कोशिश कर रहे हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की। विस्पर यहाँ पर आकर फंस गया था, उसे लगा था कि वो लिनफी की सोल को निचोड़ कर रख देगा, मगर यहाँ पर उसका अपना तेल निकल रहा होता है। इतने में अचानक यहाँ पर गॉडेस ऑफ नाइट भी आ जाती है और वो लिनफी से कहती है कि थैनाटोस, क्या इसे हैंडल करना तुम्हें मुश्किल लग रहा है, चलो मैं इसे थोड़ा सा देख लेती हूँ। ये कहने के बाद गॉडेस ऑफ नाइट वो विस्पर को पकड़कर ऊपर की तरफ ले आती है और अपनी आइस के जरिए विस्पर पर इतना पावरफुल सोल अटैक करती है कि यहाँ पर विस्पर तो बिल्कुल पागल होने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह यहाँ से अपनी जान बचाए। उसे यहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है जैसा कि पागल खाने में किसी को दिया जाता है। और इतने में वहाँ पे मर्लिन आ जाता है और वो लिनफी से कहता है कि माय लॉर्ड, मेरे ख्याल से इसे इस तरह मार देना बिल्कुल बेकार और इंसल्टिंग होगा, क्यों ना हम इसके साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट करें। ये कहने के बाद मर्लिन खुद से यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और विस्पर को फौरन से अपने सीक्रेट स्पेस में ले जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देता है। और यहाँ पर मर्लिन को एक बात पता चल जाती है कि ये इस बंदे की रियल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ उसकी एक क्लोन बॉडी है। एक उसकी अपनी रियल बॉडी होगी और दो उसके अपने क्लोन होंगे, यानी कि ये इस तरह काम करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा अपनी एक ही सोल के साथ दो दो बॉडीज को कंट्रोल कर पाएगा। मर्लिन उसे पूरी की पूरी तरह एक्सपोज करके रख देता है। उसके सारे के सारे मेथड्स वो मर्लिन को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं कि वो क्या यूज कर रहा है। वो लिनफी से कहता है कि मुझे सिर्फ एक परमिशन दे दो, मैं इसके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मुझे इसकी सोल के अंदर एक और चीज को ऐड करना है, यानी कि वो विस्पर की क्लोन की बॉडी, यानी कि वो विस्पर की क्लोन बॉडी से उसकी वो सोल निकाल कर एक और सोल डालने की कोशिश कर रहा था। वो लिनफी से कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि इस सोल का इस बॉडी पर किस तरह का इफेक्ट आता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट काम हो गया तो इस
इस बंदे की इस क्लोन बॉडी के अंदर हम लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी देखेंगे। वो लिनफी से कहता है क्या कहते हो, क्या हमें ये करना चाहिए? तो लिनफी कहता है कि चलो इसे किसी अच्छी चीज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिस पर मर्लिन कहता है चलो तो फिर ये ट्राई कर ही लेते हैं। ये कहने के बाद वो एक छोटा सा ड्रॉप उन तीनों क्लोन्स के ऊपर डालता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो उनकी सोल्स को खींचकर फौरन से एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इस तरह वो उस ड्रॉप के अंदर जो चीज थी उसे उस सोल के साथ मर्ज कर देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस ऑफ नाइट वो लिनफी से कह रही होती है कि थैनाटोस, अगर तुम्हें लगता है कि बाहर की दुनिया में खतरा बहुत ही ज्यादा है और तुम अकेले वो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। तुम जब भी मदद मांगोगे मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मगर लिनफी कहता है फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिलहाल मैं सब कुछ खुद से हैंडल कर रहा हूँ। और यहाँ मर्लिन भी आ जाता है और वो कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो लिनफी कहता है मुझे बताओ कि तुमने उसके अंदर किस किस्म की सोल इंजेक्ट कर दी है? तो मर्लिन कहता है कि मैंने इसकी बॉडी को अच्छी तरह से देखा था और उसके लिए जो सबसे सूटेबल सोल मुझे मिली थी वो मैंने इसकी बॉडी के अंदर डाल दी है, जो कि इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही थी। अब इसे और भी ज्यादा अच्छा फील होने लगेगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मर्लिन ने विस्पर की सोल को असल में एक छोटे से कुत्ते की बॉडी में डाल दिया था। और वो लिनफी से कहता है क्यों, ये चीज तुम्हें अच्छी लगी है ना? ये अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये बस यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहेगा और किसी को कोई चोट भी नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम इसके साथ खेलना चाहो तो तुम इसके साथ खेल सकते हो। तो लिनफी कहता है कि हाँ, इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये कहने के बाद वो मोबाइल निकालता है और उसकी एक वीडियो भी बनाकर उसकी एक तस्वीर भी ले लेता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लिनफी वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर विस्पर का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जबकि बाइली टोंगमिंग वो उन दूसरे लोगों का अच्छी तरह से सफाया कर रहा होता है और उन लोगों को पकड़कर एक एक करके मार डालता है। इतने में वो देखता है कि विस्पर वो होश में आ गया है, मगर लिनफी ने अभी अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तो बाइली टोंगमिंग चिल्लाते हुए कहता है कि फौरन से होश में आ जाओ क्योंकि विस्पर को होश आ गया है। तो इतने में लिनफी अपनी आंखें खोलता है और विस्पर उसके सामने खड़ा हुआ था। लिनफी उसे गौर से देखता है और फिर अचानक से अपनी उंगली का इशारा करके कहता है कि बैठ जाओ। ये सुनने के बाद विस्पर थोड़ी देर के लिए उसे घूर कर देखता है और फिर अचानक से कुत्तों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है और उसके इशारे पर नाचना शुरू कर देता है। लिनफी उससे कहता है बैठ जाओ, तो वो बैठ जाता है और कुत्ते की तरह जबान निकाल लेता है। ये देखकर बाइली टोंगमिंग को भी एक झटका सा लगता है कि अचानक से इतना पावरफुल विलन वो एक कुत्ता कैसे बन गया है और दीवारों को चाटता फिर रहा है। वो लिनफी से कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है? तो लिनफी कहता है कि ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना होगा। मगर दूसरी तरफ हमें ट्यान ये को दिखाया जाता है। ट्यान ये वो अपना वो प्रोसेस कंप्लीट कर चुका होता है और वो उस अर्थ कोर को पूरी तरह से रेडी कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस कोर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि जैसे ही उसमें धमाका होता है तो उसके अंदर से कोई जिंदा चीज बाहर निकल आती है। और ट्यान ये कह रहा होता है फाइनली हमारा वेपन वो पूरी तरह से रेडी हो गया है और अब ये पूरे के पूरे जिनान माउंटेन को ही बर्बाद कर देगा। हमें बताया जाता है कि ये चीज असल में अर्थ कोर नहीं थी, बल्कि ये एक ड्रैगन कोर था जिसके अंदर एक ड्रैगन मौजूद था जिसे अर्थ ड्रैगन भी कहा जाता है। जैसे ही वो ड्रैगन लिनफी पर आग उगलना शुरू करता है तो विस्पर जो कि अब एक डॉग बन चुका था तो वो लिनफी को बचाने के लिए उस आग के गोले के सामने आ जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाती है। ये देखकर बाइली टोंगमिंग कहता है ये तुम्हारा कुत्ता तो सच में बहुत ही वफादार था। मगर दूसरी तरफ से वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर झपटने के लिए तेजी से उनकी तरफ आता है और उसी के साथ ही एपिसोड वहीं पे ही एंड हो जाता है।